सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस के डीवीए स्टेज के बारे में। डीवीए स्टेज विच मींस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज, एंड ये आपके कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट स्टेज है। तो यस, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आप सभी के लिए जो भी इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वाले हैं, एंड फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स ऑल्सो, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके रखने हैं। तो यस, इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इन सभी बातों पर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट, क्रूशियल डेट से रिलेटेड जो भी क्वेरी रहती है उनको भी हम एड्रेस करेंगे। साथ ही ईडब्ल्यूएस के फाइनेंशियल ईयर, वैलिड ईयर, इन सभी को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेरीज आ रही थी पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर के भी कि आखिर कब होता है, कैसे होता है। तो यस, उनको भी उस टॉपिक को भी हम लोग बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग उन रीजंस को भी देखेंगे कि जिस वजह से डीवी आउट भी स्टूडेंट्स होते हैं, एंड आप कैसे उन कंडीशन से खुद को बचा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो उसमें आप उस पीडीएफ में आप देखोगे कि जब आपका नाम है एंड उसके बगल में ही आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा स्टेट एलोकेट हुआ है। तो स्टेट जो एलोकेट आपका हुआ होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाए किस रीजन से आपका सिलेक्शन हुआ है। एंड आप क्या कर सकते हो, इनिशियली जो भी सिमिलर स्टेट से सिलेक्शन हुआ होगा जिनका भी, वो क्या कर सकते हो कि एक ग्रुप खुद से टेलीग्राम पर बना कर रख सकते हो, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि अगर कोई प्रोसेस आपके डिपार्टमेंट के साइड से हो रही हो तो आपको पता चलते रहे। तो बेसिकली आप लोग खुद में ही कम्युनिकेट करने के लिए कोई टेलीग्राम ग्रुप ऐसे करके बना लेना। अब हम लोग बात करते हैं कि ओके, सो सबसे पहले तो आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टेट आपको मिला है। एंड उसके बाद आपको थोड़ा टाइम वेट करना होगा, जैसे 1, 1.5, 2 महीने तक भी वेट करना पड़ सकता है। तो इसके बाद क्या होगा कि एसएससी क्या करती है, बेसिकली एसएससी जो डोजियर है, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो डिपार्टमेंट्स को भेज देती है। मतलब जिस डिपार्टमेंट में हमारा सिलेक्शन हुआ उस डिपार्टमेंट के पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो पहले क्या होता था कि एसएससी खुद से डीवी करवाती थी, लेकिन अब एसएससी क्या करती है कि जो भी डिपार्टमेंट्स में हमारा सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर हमारा डोजियर यानी कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन भेज देती है और कहती है कि आप ही क्या कराओ कि डीवी अपना कराओ, ठीक है। तो अब डिपार्टमेंट के पास हमारी सारी जब इन्फॉर्मेशन है तो वो हमसे क्या करती है कि कांटेक्ट करती है डीवी प्रोसेस के लिए। तो इस सीरीज़ में क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, जिस पर्टिकुलर रीज़न से हुआ है, उनका क्या किया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है। मेनली कांटेक्ट करने का तरीका यही होता है बेसिकली, इस साल का जो रहा है, प्रीवियस ईयर का भी जो रहा है, तो बेसिकली यही होता है। अदरवाइज़ वो ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट आपसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक्टिव रहना, इधर ध्यान देते रहना आप लोग। तो बेसिकली हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लेकर के चलते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर्टिकुलरली आपका बना दिया जाएगा, एंड आपके ईमेल में भी या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया जाएगा कि आखिर आपका डीवी कब होना है। जैसे हमारे केस में क्या हुआ था कि 3 ग्रुप बनाए गए थे व्हाट्सएप ग्रुप NWR रीजन के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। तो इन द सेम वे आपका भी हो सकता है। तो जब इस तरह से आपको लाइक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड आपको रहना है उस ग्रुप से। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम कैजुअल वे में ले रहे हैं, ग्रुप पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, या फिर ईमेल को हम लोग चेक नहीं कर रहे। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना उस टाइम। तो आपको इसके बाद पता चलेगा कि आपका डीवी कब होना है। एक प्रॉपर नोटिस आएगा डीवी का कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कब आपका डीवी होगा, कब तक आपको डीवी करा लेना है, क्योंकि एक लास्ट डेट आपको दी जाती है कि हाँ यहाँ तक आपका डीवी हो जाना चाहिए। ऑल्दो फिर उसके बाद एक और चांस वो दे देते हैं कि डीवी इसके बाद भी आकर आप करा सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि जब तक का भी डेट आपको दे रखा है उससे पहले आप लोग डीवी अपना कंप्लीट करा लो, ठीक है। एंड यस, चलते हैं अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आखिर रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये 10th बेसिस आपका जॉब है, तो सबसे पहले 10th के जो सर्टिफिकेट्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ही वो लोग ध्यान से चेक करते हैं। तो 10th का जो सर्टिफिकेट है आपका, जो एक मार्कशीट आता है वो, एंड जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो, ये दोनों आपके बिल्कुल ओरिजिनल आप बिल्कुल अच्छे से अरेंज करके रख लो। ओरिजिनल ये दोनों होना चाहिए। एंड
जो सीबीएसई से पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होता है कि दोनों ही चीज़ें एक साथ ही होती हैं, लाइक जो मार्कशीट है वो ऊपर एंड जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो नीचे एक ही प्रॉपर सर्टिफिकेट में होती है। तो वो लोग उससे उनका काम चल जाएगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास दूसरा एक सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं, उसी में ही आपका कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट होता है। तो आप इस तरह से करके अरेंज करके इन दोनों को रखोगे एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अपनी जो भी आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपको आगे देने का मन है, जैसे कि लाइक आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो उस टाइम आपने फिल करा होगा कि मेरी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है या फिर 12th है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हो कि अपनी 12th की पासिंग मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो भी है तो और ग्रेजुएशन की, इन तीनों के ही आप लोग जाके सबमिट कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे वो लोग ध्यान से किसको चेक करेंगे, ध्यान से चेक करेंगे वो 10th वाली को, ठीक है। एंड 10th की ओरिजिनल आपको लेकर के जानी है प्रॉपर, वो चेक करेंगे कि 10th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला चेक कर लेंगे, इशू डेट भी वो लोग चेक करते हैं। तो एक बार देख लेना आप लोगों का सर्टिफिकेट में इशू डेट दिया हुआ है या नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद क्या करना होता है कि जो आपकी ग्रेजुएशन 12th ऑल्दो दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, उन दोनों की और 10th की जो आपकी सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट है, तो उसको क्या करना है, आपका जो फ़ोटो कॉपीज़ है उस पर सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है। एक एक फ़ोटो कॉपी वो लोग सबमिट कर लेंगे, सेल्फ अटेस्ट करना है उसको। सेल्फ अटेस्ट करने का मतलब होता है कि साइन करके और जिस दिन भी आपका डीवी हो रहा है उस दिन का डेट डाल करके आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है। तो ये 3 चीज़ें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हो गई आपकी 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, ओके। एंड अब बात करते हैं अगर इन सभी में कोई अगर गलती हो जाती है, लाइक आपके आधार कार्ड में जो आपका मतलब आपके फादर का नेम है वो आपकी 10th मार्कशीट में कुछ अलग हो गया, तो इस कंडीशन पे आपको एफिडेविट बनवाना होता है कि ये जो पर्सन है और ये जो पर्सन है वो दोनों ही सेम है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप एफिडेविट बनवा सकते हो। अगर उन्होंने पॉइंट आउट करा कि देखो यहाँ पे तुम्हारे फादर का नेम ये है एंड इस सर्टिफिकेट में ये है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि वो जो आपने एफिडेविट बनाई है वो उनके सामने प्रोड्यूस करोगे एंड वो लोग देखेंगे एंड बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर ली ये 3 सर्टिफिकेट्स की। अब हम लोग बात करते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट भी किसी किसी डिपार्टमेंट के थ्रू मांगा जाता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लोग अपना अच्छे से करके रख लो ओरिजिनल वाला। एंड देन उसके बाद आधार कार्ड की कॉपी भी वहाँ पे लगती है एंड ओरिजिनल भी आपको लेकर के जाना है, जैसे कि वो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ को मैच करते हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड भी इम्पॉर्टेंट है। पैन कार्ड जो कि आपके किसी किसी डिपार्टमेंट के थ्रू बोला जाता है कि बिल्कुल मैंडेटरी रहता है, किसी किसी डिपार्टमेंट नहीं भी रहता है। ऑल्दो आपका ये जो पैन कार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा काम आता है आपको आफ्टर सर्विस ऑल्सो, तो इसलिए मैं तो कहूँगी कि अभी टाइम है, आप लोग पैन कार्ड भी अपना बनवा लो, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको काम आना ही है। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट इन सभी के अलावा जैसे कि हमने क्वालिफ़िकेशन की बात कर ली, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो बात कर ली, आइडेंटिटी के लिए आपकी आधार कार्ड हो गई हमारी एंड पैन कार्ड हो गई। एंड उसके अलावा जो डीवी का जो हमारा आया था नोटिस, उसमें ही उसके साथ ही कुछ अटैचमेंट्स आते हैं, जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म आता है आपका एंड उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म में ही एक लगा होता है आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस वहाँ में करना होता है। तो अटेस्टेशन फॉर्म बेसिकली होता है क्या, वैसे तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी एंड जब भी आपका डीवी स्टार्ट होगा उस टाइम मैं एक वीडियो डिटेल में बना दूँगी कि आपका अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बट अभी बिकॉज दैट्स नॉट नीडेड कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, अभी तुरंत आपको नीड नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं बना रही हूँ। अदर वीडियो में आई विल डू दैट ऑल्सो। तो सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म में बेसिक आपके जो भी बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डाली जाती है, जैसे आपका एड्रेस, आप कहाँ से हो, आपने लास्ट में कहाँ स्टे करा है, फॉरेन कंट्रीज़ में तो आप नहीं रहे हो। एंड इसके अलावा कुछ 2 पर्सन का नेम आपको डालना रहता है, जैसे कि आपके जो लोकेलिटी से हों एंड जो आपको जानते हों उनका आधार कार्ड एंड उनका नाम प्रॉपर एंड उनका फ़ोन नंबर, ठीक है। इतना आपको डालना होता है किसमें, अटेस्टेशन फॉर्म में, ठीक है।
एंड अटेस्टेशन फॉर्म का ये जो लास्ट पेज था हमारा वो होता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का। अब बात करते हैं हम लोग इस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। तो इन दोनों पर हमारा नेम होता है, फादर्स का नेम होता है, एड्रेस लिखना होता है हमें, एंड उसमें होता है कि इन दोनों सर्टिफिकेट पर कोई भी गेजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करवाना होता है। एक ही गेजेटेड ऑफिसर दोनों में साइन कर सकता है। अगर स्पेसिफिकली वहाँ पे उन्होंने लिख रखा है कि अलग अलग दोनों होने चाहिए तो उस कंडीशन पे आप लोग अलग अलग ऑफिसर से साइन करवाओगे। लाइक एक करवा लो आप वीडियो से, एक करवा लो सर्कल ऑफिसर से। तो आप अपने एरिया में देख लेना, ब्लॉक लेवल पर भी आप करा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी करा सकते हो। कोई भी गैजेटेड ऑफिसर जो भी ऑथराइज्ड होते हैं साइन करने के लिए, इस तरह से सर्टिफाई करने के लिए, आप उनसे करवा सकते हो। तो लाइक मेरा एक वीडियो का था, एक सर्कल ऑफिसर का था, ठीक है। एंड मैंने जब सर से डीवी के टाइम पूछा था कि सर अगर सिमिलर मतलब एक ही लाइक सर्कल ऑफिसर ने ही दोनों पर किया होता तो क्या होता, तो सर ने बोला वो भी एक्सेप्टेबल होता, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलरली ये चीज़ मेंशन नहीं करी थी कि आपके अलग अलग ऑफिसर्स होने चाहिए। तो अगर मेंशन नहीं किया गया होगा आपके नोटिस में भी तो आपको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप एक ही से करवा सकते हो। ओके, तो ये हमारा हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट, सॉरी कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की बात। एंड इसमें यही बोला जाता है कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। एंड बेसिकली इसमें होता क्या है कि वो जो गेजेटेड ऑफिसर है वो सर्टिफाई करते हैं कि इनको मैं इतने टाइम से जान रहा हूँ एंड ये इनका कैरेक्टर क्या है, अच्छा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये होगा एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में ये होगा कि मैं इनको इतने टाइम से पहचान रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये आराम से आपका हो जाता है। एंड अब हम लोग चलते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की तरफ। तो बेसिकली आप लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन आ रहा था कि मेडिकल एग्ज़ाम आखिर कैसे होता है। तो आपको खुद से ही कोई मतलब कि आपका डिपार्टमेंट ये मेडिकल नहीं करवाता है, मेडिकल सर्टिफिकेट आप खुद से बना करके लेके जाना होता है। एंड उस पर किसके साइन चाहिए होते हैं, CS यानी कि सिविल सर्जन के या फिर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के वहाँ पे साइन चाहिए होते हैं। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी पब्लिक हॉस्पिटल है, जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर आप जाकर के क्या कर सकते हो कि बेसिकली जो भी वो चेकअप्स वगैरह लिखेंगे वो आप जाकर के करवा सकते हो एंड उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपना बनवा सकते हो। तो ये बात हो गई मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की। एंड इसके साथ ही आपको DV वाली जो है ना, उसके साथ एक और चीज़ मिलेगी, स्टेज चॉइस परफॉर्मा। उसका मतलब ये होता है कि आप जिस भी स्टेट में सेलेक्ट हुए हो तो अब उस स्टेट में काफ़ी सारे ऐसे स्टेशंस होंगे जहाँ पर आपका ये ऑफिस होगा, ठीक है। लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो इनकम टैक्स का ऑफिस और भी सारे स्टेशंस पर हो सकता है। तो वहाँ से आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप चूज़ करो कि आपको कौन सा स्टेशन चाहिए, ठीक है। तो वो आप खुद से कर सकते हो, आप अपना 5 प्रेफरेंस डाल सकते हो, 5 या 10 शायद ऐसा कुछ, तो वो प्रेफरेंस फिल करना होता है। तो बस ये उनके तरफ से आता है अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए कोई परफॉर्मा नहीं मिलता है। अगर आपको मिला है तो आपको उसी पर करवाना है, अगर नहीं मिला है तो जहाँ से भी आप बनवा रहे हो अपने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल से, वहाँ से आपको मिल जाएगा। एंड स्टेज चॉइस परफॉर्मा, इस पर हमने बात कर लिया। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हमने कवर कर लिया। एंड अब अगर कोई एम्प्लॉय है ऑलरेडी कहीं पे एम्प्लॉयड होता है, लाइक मुझे याद है मेरे DV के टाइम में एक गर्ल थी, वो पंजाब पुलिस में थी एंड उसके बाद वो यहाँ पे स्विच कर रहे थे। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन रहेगी तो आप NOC अपना प्रोड्यूस करोगे एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अपने डिपार्टमेंट से ले करके, ठीक है। तो अगर आप विद इन टाइम नहीं कर पाते हो तो वो आपको और भी टाइम देंगे। लाइक इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपका प्रिपेयर नहीं होता है तो 7 से 8 दिन का टाइम आपको मिलता है इसमें। एंड इस टाइम पर अगर आप मेल भी कर सकते हो उनको या फिर बाई हैंड जा कर के भी सर्टिफिकेट दे सकते हो, मतलब अगर इन सभी में से कोई भी सर्टिफिकेट आपका प्रिपेयर नहीं होता है तो उस कंडीशन में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगर किसी ने भी जो भी फिज़िकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए मतलब फिज़िकल डिसेबल है कोई भी, उसके लिए किसी ने क्लेम करा है तो उसके रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड अगर एज रिलैक्सेशन के लिए आपने क्लेम करा है तो एज रिलैक्सेशन के लिए जो भी आपका सर्टिफिकेट लगता है वो आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये सारी बातें तो हमने कर ली, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं उनके तरफ। एंड कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेरी रहती है, मैं बिल्कुल बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो क्रूशियल डेट क्या होती है ये समझते हैं, ठीक है। क्रूशियल डेट का मतलब है जो भी अपनी फॉर्म जो नोटिफिकेशन आई थी एंड फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी ना वो बन जाती है आपकी क्रूशियल डेट। एंड OBC सर्टिफिकेट के केस में क्या होता है कि OBC सर्टिफिकेट आपकी ये जो क्रूशियल डेट है उसके 3 साल
पहले तक की होनी चाहिए। लाइक अगर जैसे कि आपका जो क्रूशियल डेट था 2024 वाले नोटिफिकेशन में वो 31 जुलाई 2024 था, ठीक है। तो आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट जो वैलिड होगा वो 31 जुलाई 2021 से लेकर के 31 जुलाई 2024 तक अगर आपका बना हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट देन इट्स वैलिड, ओके। अब एक बात आती है कि अगर हमारा वैलिड नहीं है, ठीक है, मान लो कि हमने बाद में बनवाया या फिर हमने पहले बनवाया 3 साल के और पहले का बना हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2016 में एक ऑर्डर पास हुआ था कि आप मतलब कि किसी भी रिक्रूटमेंट ये में प्रोसेस में आप ओबीसी का जो क्रूशियल डेट है उसके बेसिस पर, अगर उस डेट के बाद का या फिर पहले का अगर किसी स्टूडेंट का रहता है तो आप उस बेसिस पर किसी भी ओबीसी कैंडिडेट को बाहर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं बनवाया है तो आप लोगों को बनवा लेना चाहिए एंड आपको एक एफिडेविट लगा करके आप आराम से वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक मैंने एक कलीग से बात करी थी तो उनका ऐसा था कि ये 3 साल पहले से भी पहले का उनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट था। तो उन्होंने क्या करा था कि जो पहले वाला जो सर्टिफिकेट था उसको वो तो उन्होंने रखा ही एंड उन्होंने लेटेस्ट फिर एक बनवाया। तो इन दोनों को रिलेट करने के लिए उन्होंने क्या करा कि एक एफिडेविट बनवा ली। मतलब कि उन्होंने कनेक्ट कर दिया दोनों चीज़ों कि पहले भी मैं मतलब कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता था, अब भी मैं कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ एंड उस पीरियड में जब मैंने ये फॉर्म भरा मतलब कि ही रियली बिलोंग्स टू ओबीसी कैटेगरी, बस इतना ही था। तो इसी तरह से आप लोग भी प्रूव कर सकते हो। मान लो कि आपका पहले का हो एंड फिर से आप लेटेस्ट बनवा रहे हो तो ऐसे करके आप कनेक्ट कर सकते हो। ऑल्दो वो आपको बाहर नहीं करते, आपका लेटेस्ट भी होगा तो भी आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आप बनवा सकते हो तो इस फाइनेंशियल ईयर में इस 3 साल में के अंदर का आप लोग बनवा लो, बहुत ही अच्छा होगा। अदरवाइज़ नहीं तो वैसे भी चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं SC ST के कास्ट सर्टिफिकेट की तरफ। तो इनका बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं होता है, कोई क्रूशियल डेट नहीं है। अगर आपने बनवा रखा है SSC के फॉर्मेट पे या स्टेट फॉर्मेट पे, दोनों ही आपका चल जाता है। तो SC ST से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम कोई नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो EWS सर्टिफिकेट में 2 चीज़ें देखी जाती है, एक तो फाइनेंशियल ईयर, एक वैलिड ईयर, ठीक है। तो अगर मैं 2024 के लिए पर्टिकुलरली आपको बताऊँ तो जैसे कि फाइनेंशियल ईयर या वैलिड ईयर ये ऐसे होता है कि जैसे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च ये आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, ठीक है। तो आपका जो लाइक मैंने लिख रखा है कि फाइनेंशियल इस वाले नोटिफिकेशन के लिए आपको जो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए वो 2023-24 होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो कि 2023-24 का अपना पूरा डेटा दे रहे हो, मतलब उस बेसिस पे 23-24 का आप पूरा फाइनेंशियल ब्यौरा अपना दे रहे हो कि अपनी फैमिली का कि कितना आपने रेवेन्यू आपका जो भी जनरेट हुआ था, ठीक है। तो 2023-24 का आपने इनकम वहाँ पे दिखाया, ये आपका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। एंड वैलिड ये कब के लिए रहेगा, 24-25 के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। एंड आपका ये जो इशू डेट होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट का वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको आराम से, अगर आपको नहीं समझ आया होगा, जितने भी EWS के कैंडिडेट है, आराम से स्लो में थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर, वैलिड ईयर। एंड अगर EWS ये में अगर आपका नहीं रहता है ऐसे, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों होगी, क्योंकि किस तरह की प्रॉब्लम होगी, अगर आप EWS के वैलिड ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में आपका सेम टू सेम ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो कई सारे डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि आपको डायरेक्ट UR में काउंट करेंगे, ठीक है। आपको UR में काउंट करेंगे। अगर आप UR का कट ऑफ क्लियर कर पाते हो देन यू विल बी इन जॉब, अदरवाइज़ आपको वो मतलब कि रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से DV आउट होने का यहाँ पे EWS स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर आप बनवा सकते हो तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट पर आप लोग अपना बनवा लेना कि फाइनेंशियल ईयर आपका 23-24 एंड जो वैलिड ईयर है वो आपका 24-25 हो, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ऑल्दो आपको वो टाइम देंगे। अब देखिए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये चीज़ वेरी भी करती है कि कोई आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। अगर वो थोड़ा lenient रहे तो वो अलाउ भी कर देते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं भी मानते हैं, तो आपको UR में डायरेक्ट वो कंसिडर करते हैं। तो बस इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना है। कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी डाउट है आई ट्राई टू क्लियर ऑल दैट। एंड इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन की। पुलिस वेरिफिकेशन आखिर कब होता है, जैसे आप मान लो आप
आपने अब ये सब डीवी करा लिया, ठीक है, तो इसमें कहीं भी मिस्टेक होता है एफिडेविट आप करवा सकते हो। कहीं आप अगर आपका डॉक्यूमेंट उस टाइम पीरियड पे तैयार नहीं कर पाते हो आप, तो आपको पर्टिकुलरली टाइम दिया जाएगा, 6-7 दिन का टाइम आपको मिल जाता है, तब आप लोग क्या कर सकते हो, ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। ये तो हमने बात कर ही लिया। अब हम लोग बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन की। तो पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, याद है मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि अटेस्टेशन फॉर्म में हमें क्या करना है कि अपने आसपास के लोगों का क्या करना है, फ़ोन नंबर एंड आधार नंबर कुछ उनका इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपका जो डिपार्टमेंट जब आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, किसी किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करने के बाद होता है, किसी में पहले भी हो जाता है, तो मोस्टली जो होता है वो बाद में ही होता है। लाइक मेरा कैसे हुआ था कि जो भी नंबर मैंने दे रखा था, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने जो लोकल मेरा पुलिस स्टेशन पड़ता है, तो वहाँ से कॉल गया था एंड उन्होंने बोला कि ये जो पर्सन है, जैसे कि मेरा नाम लेकर के बोला कि क्या ये यहीं आसपास में रहते हैं एंड ये मतलब कि इनका कैरेक्टर कैसा है, मतलब ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक ठीक है। और किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि प्रॉपर पुलिस जाती है घर उनके एंड पता करती है आसपास के लोगों से कि ये जो पर्सन है वो यहीं रहता है या फिर इसका कैरेक्टर कैसा है। नॉर्मल सा चेकिंग होता है और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो पुलिस वेरिफिकेशन इस तरह से होता है। तो येस आई क्लियर्ड, लाइक जो भी आप लोगों के डाउट्स रह रहे थे तो मैंने सबको एड्रेस करने की कोशिश करी है एंड विद दिस थिंग आई थिंक हमारा वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। अगर किसी तरह का आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल फ्री हो कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए एंड किसी तरह की टेंशन मत लीजिएगा, अभी भी आपके पास टाइम है, आप चाहो तो इन सभी चीज़ों से लाइक बच सकते हो। अगर किसी तरह से EWS में भी आपकी प्रॉब्लम है तो किसी तरह से अगर मैनेज कर सको बनवाने का तो आप लोग बिल्कुल ट्राई करना अपने साइड से एंड आई जस्ट होप कि कोई भी DV में आउट बिल्कुल ना हो एंड बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो जो UR वाली चीज़ मैंने अगर आप UR से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही स्मूथली आपका जो DV है वो हो जाएगा। तो यस मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।